के जाका क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी ये खास चर्चा विशेष रूप से स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहे हैं साथियों के लिए है। आज हम सत्ता के गलियारों की एक यात्रा पर चलेंगे। सोचिए, एक फैसला कैसे एक मंत्री के दिमाग से निकलकर कैबिनेट से गुजरकर प्रधानमंत्री के जरिए राष्ट्रपति तक पहुंचता है और फिर कानून बनता है। इस पूरी प्रक्रिया की जो धुरी है वो है संविधान के 3 अनुच्छेद 74, 75 और 78। आज हम इन्हीं की परतें अपने खास अंदाज में एक एक करके खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। हम सब जानते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली है, जहां राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन जो असली शक्ति है वो मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का ये जो रिश्ता है, ये संविधान में कहां और कैसे बताया गया है? यहीं पर शायद अनुच्छेद 74 आता है। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 74 इस पूरे रिश्ते की आप कह सकते हैं नींव है। इसका क्लॉज 1 यानी 74(1) बहुत साफ कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हाँ, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और फिर आती है सबसे महत्वपूर्ण लाइन। वो कहती है कि राष्ट्रपति इस सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। बस ये एक लाइन, यही संसदीय लोकतंत्र का पूरा सार है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, उन्हें वो सलाह माननी ही होगी जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद उन्हें देती है। अच्छा, यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के पास कोई विवेक, कोई शक्ति है ही नहीं? क्या उन्हें हर सलाह पर बस आंख बंद करके मुहर लगानी होती है, या संविधान उन्हें कोई चेक करने का अधिकार भी देता है? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर संविधान की खूबसूरती दिखती है। देखिए, मूल संविधान में स्थिति थोड़ी सी अस्पष्ट थी, लेकिन फिर 42वें संशोधन ने इसे एकदम अनिवार्य कर दिया कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। अच्छा। फिर आया 44वां संशोधन, जिसने इसमें एक संतुलन बनाया। अनुच्छेद 74(1) में एक परंतुक एक प्रोवाइजो जोड़ा गया। ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेंगे। पुनर्विचार? हाँ। ये एक सेफ्टी वल्व की तरह है। राष्ट्रपति कह सकते हैं, देखिए मुझे लगता है कि इस फैसले में जल्दबाजी हुई है, कृपया इस पर एक बार और विचार करें। अच्छा, तो ये एक तरह का सस्पेंसिव वीटो जैसा हो गया, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए। लेकिन अगर मंत्रिमंडल ने पुनर्विचार के बाद भी अपनी बात पर अड़ी रही और वही सलाह दोबारा भेज दी, तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति के पास उसे मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। वे उसे मानने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। तो ये शक्ति सीमित है पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे या बिना पूरी जानकारी के ना ले लिया जाए। अब मान लीजिए इस सलाह को लेकर कोई विवाद हो जाए, कोई अदालत में जाकर ये पूछना चाहे कि आखिर मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी थी। क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। इससे तो सरकार के सारे गोपनीय फैसले वो तो सार्वजनिक हो जाएंगे। बस इसी को रोकने के लिए अनुच्छेद 74(2) है। ये बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। इसे आप सरकार के कैबिनेट रूम प्रिविलेज की तरह समझ सकते हैं। अच्छा। जैसे एक डॉक्टर और मरीज के बीच की बात गोपनीय होती है ना? जी। वैसे ही राष्ट्रपति और उनके मंत्रियों के बीच की सलाह को गोपनीय रखा गया है, ताकि वे बिना किसी बाहरी दबाव के खुलकर चर्चा कर सकें और देश हित में कठोर फैसले भी ले सकें। कमाल है। तो अनुच्छेद 74 ये तय करता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक टीम होगी और उस सलाह की प्रकृति क्या होगी। लेकिन ये टीम बनती कैसे है? इस टीम का कप्तान कौन होता है और खिलाड़ी कैसे चुने जाते हैं? इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमें अनुच्छेद 75 में मिलता होगा, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अनुच्छेद 75 इस पूरी मशीनरी के, यूं कहिए, नट बोल्ट्स के बारे में बताता है। इसकी शुरुआत होती है 75(1) से। वो कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन मिला हो। और एक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए तो फिर कौन मंत्री बनेगा, ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन अक्सर हम सुनते हैं कि जंबो कैबिनेट बन गई है, मतलब बहुत सारे मंत्री बना दिए गए हैं। क्या मंत्रियों की संख्या पर कोई संवैधानिक सीमा है? ये जो 15% वाली बात हम सुनते हैं, उसका आधार यही अनुच्छेद है क्या?
हाँ, पहले ऐसी कोई सीमा नहीं थी, जिसके कारण खासकर गठबंधन सरकारों में राजनीतिक मजबूरियों के चलते बहुत बड़े-बड़े मंत्रिमंडल बनने लगे थे। अच्छा। इससे सरकारी खजाने पर भी बोझ पड़ता था और कामकाज में भी दिक्कतें आती थीं। इसी समस्या को हल करने के लिए 91वां संविधान संशोधन 2003 के जरिए अनुच्छेद 75 में एक क्लॉज 75(1) जोड़ा गया। ओके। और ये कहता है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मतलब प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो एक सीमा तय कर दी गई। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ठोस नियम है। अच्छा, एक तरफ आप कह रही हैं कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं और दूसरी तरफ ये कि असली शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। तो क्या संविधान में लिखा ये वाक्यांश ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ये सिर्फ एक दिखावा है, इसका असल में कोई मतलब नहीं? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, संवैधानिक भाषा और राजनीतिक वास्तविकता में कई बार थोड़ा अंतर होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का शाब्दिक अर्थ तो यही है कि राष्ट्रपति जब चाहें मंत्री को हटा सकते हैं। लेकिन हमारी संसदीय प्रणाली की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति ये शक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही इस्तेमाल करते हैं। तो असल में जो रिमोट कंट्रोल है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। अच्छा। जब तक किसी मंत्री पर प्रधानमंत्री का विश्वास है तब तक वो पद पर है। जिस दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से किसी मंत्री को हटाने को कहते हैं, राष्ट्रपति को वो करना होता है। और अब उस सिद्धांत की बात करते हैं जिसे अक्सर संसदीय लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है और इसका संवैधानिक आधार क्या है? इसका आधार है अनुच्छेद 75(3). ये कहता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये सिर्फ एक किताबी कहावत नहीं है कि वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। इसका असली मतलब यह है कि सरकार को एक आवाज में बोलना पड़ता है। अगर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री किसी मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से अलग-अलग बयान दे तो ये सीधे सीधे सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन है। सही बात है। किसी एक मंत्रालय का निर्णय पूरी सरकार का निर्णय माना जाता है और अगर लोकसभा सरकार की किसी नीति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरी सरकार जाती है। बिल्कुल, तो सिर्फ उस एक मंत्री को नहीं बल्कि पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से जुड़ा एक क्लासिक सवाल और है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो संसद का सदस्य ही न हो? क्या ये एक तरह का बैकडोर नहीं है उन नेताओं के लिए जो शायद चुनाव हार गए हों? हाँ, ये संभव है और संविधान इसकी इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ एक सीमित समय के लिए। अनुच्छेद 75(5) कहता है कि कोई भी मंत्री जो लगातार 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, हाँ, किसी भी सदन का, तो उस अवधि की समाप्ति पर वो मंत्री नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री किसी बाहरी विशेषज्ञ को या चुनाव हारे हुए नेता को मंत्री बना सकते हैं, लेकिन उस मंत्री को 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी ही होगी। अच्छा, तो उन्हें सदस्य बनना ही पड़ेगा? हाँ, चाहे चुनाव जीतकर या राज्यसभा में मनोनीत होकर। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का रिश्ता क्या है और ये मंत्रिपरिषद बनती कैसे है, लेकिन इन दोनों के बीच संवाद कैसे होता है। जाहिर है राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं और उन्हें ये जानने का हक तो है कि सरकार क्या कर रही है। तो इन दोनों के बीच सूचना का जो प्रवाह है वो कैसे सुनिश्चित होता है? यहाँ प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है? यहीं पर अनुच्छेद 78 आता है, जो खास तौर पर प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ये अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच एक अनिवार्य पुल, एक ब्रिज बनाता है। एक ब्रिज? जी, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। वाह, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये बताने के लिए बाध्य हैं कि कैबिनेट में क्या चल रहा है। ये तो सरकार के अंदर एक तरह का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो गया जो राष्ट्रपति को मिला हुआ है। इसके तहत मुख्य कर्तव्य क्या क्या हैं? बिल्कुल, आप इसे ऐसा समझ सकती हैं। इसके 3 मुख्य भाग हैं। अनुच्छेद 78 क कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो संघ के प्रशासन और कानून बनाने के प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को दें। फिर 78 ख कहता है कि राष्ट्रपति जब भी प्रशासन या विधान से जुड़ी कोई जानकारी मांगे
तो प्रधानमंत्री को वह जानकारी उन्हें देनी होगी। मतलब प्रधानमंत्री मना नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये दोनों तो सीधे सीधे सूचना के आदान प्रदान से जुड़े हैं, लेकिन इसका तीसरा हिस्सा 78 मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। मान लीजिए किसी एक मंत्री ने अपने विभाग से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन उस पर पूरी कैबिनेट में चर्चा ही नहीं हुई, तब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? ये अनुच्छेद 78 का सबसे शक्तिशाली प्रावधान है और ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को मजबूती देता है। कल्पना कीजिए, एक गठबंधन सरकार है, रेल मंत्री अपनी पार्टी के हैं और एक बड़ी परियोजना की घोषणा कर देते हैं जिस पर वित्त मंत्रालय को आपत्ति हो सकती है। अगर ये फैसला सीधे लागू हो जाए तो सरकार में संकट आ जाएगा। यहीं पर अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो प्रधानमंत्री से कहें, इस फैसले को पहले पूरी कैबिनेट के सामने रखिए ताकि सब मिलकर इस पर विचार कर सकें। अच्छा, तो ये राष्ट्रपति की तरफ से एक निर्देश होगा? जी, ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कोई भी मंत्री अकेले बड़े फैसले ना ले और सरकार एक टीम की तरह काम करे। ये वाकई कमाल का प्रावधान है। ये दिखाता है कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक मुहर नहीं है, बल्कि उनके पास ये सुनिश्चित करने के संवैधानिक उपकरण भी हैं कि सरकार संविधान की भावना के अनुसार चले। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें इन 3 अनुच्छेदों के दिल में बसी मुख्य बातों को याद रखना हो तो वे क्या होंगी? संक्षेप में मुझे लगता है 4 मुख्य बातें हैं जो इस पूरे तंत्र की धुरी हैं। पहला, सलाह की बाध्यता। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन उनके पास एक बार पुनर्विचार के लिए कहने का एक महत्वपूर्ण सेफ्टी वॉल्व है। ये अनुच्छेद 74 का सार है। ठीक है। दूसरा, प्रधानमंत्री की प्रधानता। प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यकारी प्रमुख हैं, जिनकी सलाह पर मंत्री नियुक्त होते हैं और हटाए भी जाते हैं, और मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के 15% तक सीमित है, ताकि राजनीतिक सौदाबाजी पर लगाम लगे। बिल्कुल, ये अनुच्छेद 75 की मुख्य बात है। तीसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व। सरकार का अस्तित्व लोकसभा में उसके विश्वास पर निर्भर करता है। वे एक टीम है, एक की विफलता सबकी विफलता मानी जाएगी। ये 75(3) का मूल सिद्धांत है। सही। और चौथा, सूचना का पुल। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सूचना के एक अनिवार्य पुल है। ये सुनिश्चित करना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। ये अनुच्छेद 78 द्वारा सुनिश्चित किया गया है। बहुत खूब, ये एक बेहतरीन सारांश है। और अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार जिसके बारे में वो खुद सोच सकते हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें इन अनुच्छेदों को और गहराई से समझने में मदद करे। एक विचार ये है कि संविधान इन अनुच्छेदों के माध्यम से एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था तो करता है, लेकिन साथ ही राष्ट्रपति के पद को सूचना प्राप्त करने, परामर्श देने और पुनर्विचार के लिए कहने का अधिकार देकर एक रबर स्टैंप मात्र होने से भी बचाता है। अब इस पर विचार करें, अगर अनुच्छेद 78 क संविधान में न होता तो क्या सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत उतना ही मजबूत रहता, या क्या ये संभव होता कि कुछ शक्तिशाली मंत्री अपने स्तर पर ही बड़े फैसले ले लेते और पूरी सरकार को उसकी जानकारी भी ना होती, जिससे सरकार के भीतर ही संकट पैदा हो जाता? इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि अनुच्छेद 74, 75 और 78 की ये विस्तृत पड़ताल आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी। के धाका क्लासेस के साथ अपनी तैयारी जारी रखें। शुभकामनाएं।